महालक्ष्मी मर्डर केस का बड़ा खुलासा हुआ। उस आरोपी ने जिसने उसे काटा, बंटवारा किया 59 टुकड़ों में। आखिरकार क्या गलती थी महालक्ष्मी की? और क्या महालक्ष्मी इतनी भोली भी थी जितना उसे दिखाया जा रहा था? ऐसा तो नहीं है। और क्यों उसे 59 टुकड़ों में बंटवारा किया गया, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो उसके 59 टुकड़ों में बंटवारा किया, आखिरकार वो कातिल कौन था और उसका क्या हासिल हुआ। चलिए फिर जानने की करते हैं कोशिश। तो हेलो, मैं ऋषभ शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्राइम वीडियो पर। अगर जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो जरूर ही नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज की जो हम सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं वो ऐसे तो बंगलुरु में घटना हुआ, लेकिन वो रहने वाली नेपाल की थी। महालक्ष्मी जो नेपाल के टीकापुर के रहने वाली थी। उसकी मां का नाम मीना राणा था और पिता चरण सिंह थे। पिता की न जाने अकारण मृत्यु हो जाती है और उसके दो बहन थी, एक महालक्ष्मी और इससे एक छोटी बहन थी जिसका नाम लक्ष्मी था। और इसके भाई का नाम बताए तो एक उक्कम सिंह और दूसरे का नाम नरेश सिंह था। पिता की अकारण मृत्यु हो जाने के कारण इनके घर में थोड़ी गरीबी सी छा जाती है। तो ये पैसे कमाने के लिए बंगलुरु आते हैं। बंगलुरु आने के बाद सारे मिलकर तो आराम से कोई फैक्ट्री या कहीं किसी जगह काम कर रहे थे और कुछ पैसे मिल भी जा रहे थे। लेकिन साल 2019 में एक बंगलोर में वो भी व्यक्ति रहता था जिसका नाम हेमंत था। वो ऐसे नेपाल का ही रहने वाला था। तो हेमंत के साथ 2019 में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लक्ष्मी और हेमंत के रिश्ते अच्छे चल रहे थे और उन दोनों से एक बेटी 2019 के बाद 2020 या 21 के बीच एक बेटी होती है। और दोनों के रिश्ते अच्छे खासे चल रहे थे जब तक कोई तीसरा आके इन दोनों के रिश्ते में नहीं घुसा, तब तक रिश्ते अच्छे चल रहे थे। साल 2023 दोनों के रिश्ते में दरार आने की वजह एक लड़का था जिसका नाम अशरफ। उस लड़के से महालक्ष्मी की नाजायज थोड़ी संबंध थे और रिलेशनशिप में थे। उसका जो पति है हेमंत दास, उसको कहना था कि तुम इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं मतलब पीटता था और कोई कारण से मनाता था कि कहीं उसे छोड़ दो। और दोनों के बीच ना लड़ाइयाँ होती रहती थी। लड़ाइयाँ इतना ज़्यादा हो रही थी कि पुलिस केस तक बात आ गई थी और पुलिस केस भी हुआ था दोनों के बीच में। और लेकिन वो महालक्ष्मी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर दोनों के बीच रिश्ते में दरार आ गई और दोनों अलग अलग रहने लगे। अलग अलग रहने के बाद ये जो महालक्ष्मी है जो अपनी बेटी को लेकर अपने माँ और छोटी बहन के पास चल जाती है बंगलुरु की किसी जहाँ वो दोनों रहते थे वहीं पास वाली गली से। और जब वो कुछ दिन लगा तो फिर लगा कि नहीं, माँ के पास रहना अच्छी बात नहीं है। ये अशरफ से मिलने के लिए कहीं उसकी माँ और उसकी जो बहन है वो रुकावट ला रही थी। तो वो क्या करती है कि महालक्ष्मी अपनी बेटी को उसके पिता हेमंत दास के पास छोड़ आती है। और ये दोनों आसानी से मिल रहे थे। और जो महालक्ष्मी जो 15 या 20 रोज में अपनी बेटी से जाकर मिल आती थी, मिलने के बाद वो दोनों की फिर बात वैसे चल रही थी। और महालक्ष्मी की बात बताए तो वो मंगलोर के एक फेमस मॉल था जहाँ वो ब्यूटी वाला काम करती थी या मैनेजर थी। और ये जो हेमंत दास की बताए तो वो मोबाइल रिपेयरिंग वाला काम करता था। और वो जो एक लड़का जिसका नाम बताए अशरफ, वो हेयर ड्रेसर था, यानी हेयर ड्रेसर था ही। उन दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे खासे चल रहे थे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये अशरफ को भी छोड़ दी है। जब दोनों मॉल में जब ये लड़की काम करती थी तो यही इसकी एक लड़के से दोस्ती होती है जिसका नाम बता दे मुक्ति रंजन था। दोनों से दोस्ती होती है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों के रिश्ते कुछ अच्छे चल रहे थे या ख़राब चल रहे थे। लेकिन तारीख 2 सितंबर की आती है और ये जो महालक्ष्मी है जिसका फ़ोन अचानक बंद हो जाता है। 2 सितंबर की रात 12 बजे, यानी 3 सितंबर बोल सकते हैं डेट, एक दिन 12 बजे के बाद तो डेट चेंज ही हो जाता है। तो 3 सितंबर से उसका फ़ोन बंद आने लगता है। उसके घर वाले और जितने माँ बहन है जो, और उसका जो नेपाल में 2 भाई रह रहा था वो भी कॉल करता है, लेकिन उसकी बहन का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। और स्विच ऑफ बताने के बाद तारीख पे तारीख दिन पर दिन बीतते जा रहा था। फिर दिन आती है 21 सितंबर की, जब
उसके घर से या उसके रूम से, जिस रूम में वो रहती थी, जो जिसका नाम वो बंगलुरु के व्यालीकबल इलाके में रहती थी और राम जी जय राम जी के मकान में रहती थी। उस मकान से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। तो वहाँ के जो रहने वाले रूममेट थे और जो अगल बगल के पड़ोसी थे, वो कहते हैं कि देखिए ना जयराम जी, आपके रूम से जो बहुत गंध आती है, ये असहनीय गंध है। तो वो मकान मालिक समझ जाता है कि कुछ अनहोनी ही हुआ है। लोगों को ये तो अब जानकारी हो ही गया कि अगर जो कोई सोशल मीडिया या कोई भी सोशल की तरफ ये जानकारी हो जाता है कि कुछ अनहोनी ही होता है, कोई की रूम में से अगर जो बदबू आ रहा है तो कुछ अनहोनी ही हुआ है। तो वो सोचते हैं कि ये रूम खोलना मेरे लिए जायज़ नहीं है। क्या करते, इसके परिवार वाले को बुलाते हैं। वो जो जयराम जी थे, जो उस लड़की को रूम देने से पहले उससे एक इमरजेंसी नंबर लेते हैं। अगर जो अकारण कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए तुम एक नंबर दे दो। तो वो अपनी माँ का नंबर देती है। उस माँ का नंबर देती है तो वो जयराम जी उस माँ को कॉल करते हैं, कहते हैं कि आइए, आपके देखिए आपकी बेटी के रूम में से अजाने कुछ असहनीय बदबू आ रही है, तो आप आके देख लीजिए। तो उसकी माँ जो बगल वाले इलाके में या बगल वाली गली में रहते हैं, वो उसकी माँ और उसकी बहन आती है। जब वो दोनों आती है तो क्या करते हैं कि वो उस रूम को अपने जो चाबी दिया हो तो उसे खोलती है, और ये जो उसकी बहन लक्ष्मी वो अपना कैमरा चालू कर देती है मोबाइल का, और उस जैसे ही उस रूम में घुसती है, वो देखती है कि रूम में खून के छींटे धब्बे और फ्रिज का एक गेट है जो खुला हुआ था। उस फ्रिज को गेट को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें लाश के टुकड़े थे। ऊपर पैर रखा हुआ था, नीचे शरीर का कुछ और पार्ट था, और सबसे नीचे था जो सर था, मतलब वो मूड़ी था। वो क्या करते हैं, एकदम से सहम जाते हैं, डर जाते हैं, और उसकी माँ तो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर धीरे धीरे पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस के बाद फिर पुलिस बुलाते हैं और पुलिस भी उस केस को छानबीन करते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। कैसे भी कैसे करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम से यह पता चलता है कि वो महालक्ष्मी है, जिसकी मर्डर 2 या 3 सितंबर के बीच में हुई थी। पुलिस अच्छी तरीके से खंगालती है और ये पूरे केस या पूरे देश भर में फैल जाता है एक वायरस की तरह, और पुलिस पर भी दबाव आने लगता है कि आखिरकार कातिल कौन है और इसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, ना तो पुलिस के ऊपर दबाव आने लगती है। पुलिस के पर दबाव आने लगती है और पुलिस धीरे धीरे करके हेमंत दास से पूछते हैं तो हेमंत दास बताता है कि ये तो वही एक लड़का कर सकता है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में रही थी और मुझे छोड़ी थी, जिसका नाम अशरफ था। लोगों को लगा कि अशरफ ने भी किया है, और जात पे भी बात है कि वो मुस्लिम है, और पिछले जो साक्षी घटना हुआ था उसमें भी मुस्लिम ही था, तो लोगों को लगा कि ये है अशरफ ही ने किया। पुलिस उसको बुलाती है, अच्छे से तरीक़े से छानबीन करती है, और छानबीन करने के बाद उसके मोबाइल लेती है पुलिस अशरफ का, और 20 दिन का कॉल रिकॉर्ड निकालती है। लेकिन अशरफ को मतलब पुलिस छोड़ देती है क्लीन चिट देकर कि ये नहीं है। पुलिस के लिए ये केस एक कड़ी बन गई थी, कैसे भी इसे पहेली बन गई थी, कैसे भी इसे सुलझाना था। पुलिस एक काम करती है और वो मॉल जाती है जहाँ वो लड़की काम करती थी। तो मॉल जाती है और पुलिस बताती है कि कल आप अपने सभी स्टाफ को बुलाइएगा, कोई एब्सेंट होगा उसे भी फ़ोन कर दीजिएगा, हमें उससे बात करनी है और इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो पुलिस लोग अगले दिन जाते हैं और देखते हैं कि सारे स्टाफ तो आते हैं लेकिन 2 स्टाफ नहीं आता। एक जो महालक्ष्मी हो तो जिसका मर्डर हुआ वो नहीं आती है, और एक और स्टाफ जिसका नाम मुक्ति रंजन रॉय था, वो उसी दिन से गायब है जिस दिन से महालक्ष्मी गायब थी, यानी 2 सितंबर के दिन से वो दोनों गायब है। तो मुक्ति रंजन गायब था तो पुलिस का एक शक मुक्ति रंजन पर भी जाता है, और पहला सबूत ये है कि वो दोनों एक ही दिन से गायब थे। और पुलिस क्या करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो वो पता चलता है कि जो 2 सितंबर की रात को है वो दोनों मतलब एक ही साथ थे, और ये जो मुक्ति रंजन है इसका मोबाइल नंबर लेकर इसका जो कॉल रिकॉर्ड और इसका जो कह सकते हैं लोकेशन वो देखते हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि जिस रात उस महालक्ष्मी की हत्या हुई है उस रात भी वो सेम लोकेशन पर मुक्ति रंजन था,
यानी उसी रूम में मुक्ति रंजन भी था। फिर पुलिस धीरे धीरे करके इस केस को आगे लेकर जाती है और मुक्ति रंजन के भाई जिसके पास पुलिस का भाई जिसका नाम मुक्ति रंजन था उसके पास पुलिस जाती है और पुलिस पूछताछ करती है। तो वो तो ऐसे पहले कुछ नहीं बताता है। जब वो कुछ नहीं बताता तो पुलिस अपनी शक्ति आजमाती और फिर उसके बाद वो जो बताता वो एकदम से दंग कर देने वाला था। उसका कहना है कि मेरा भाई मुझे 2 सितंबर की रात को कॉल करता है, कहता भैया मेरे हाथ एक हत्या हो गई है, जो आप इस बंगलोर छोड़कर कहीं दूर भाग जाइए, आप जिस रेंट पर रह रहे हैं वहाँ पर नहीं रहिए, आप वहाँ से छोड़ दीजिए। तो वो भाई उसका जो बोलता है कि आखिरकार क्या क्या है तुमने, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं आपके पास कल आऊँगा और सारी सब बात बताऊँगा। तो उसके पास अगले दिन उसका भाई उसके पास जाता है और जो बताता है कहता है कि मैंने उस महालक्ष्मी की हत्या कर दी और मुझे लगता है कि मैं अब पकड़ा जाऊंगा, जिसके लिए मैं यहाँ से छोड़कर अपने गांव वापस जा रहा हूँ। गांव वापस जाने जिसको उसका गांव की बात करें तो उसका गांव उड़ीसा में पड़ता था। उड़ीसा में वह अपने गांव वापस चला जाता और कहता कि आप भी इस इलाके को छोड़कर कहीं दूर चल जाइए। पुलिस वाले जब उसके भाई से इतना सारा कुछ जानकारी लेते हैं तो पुलिस वाले भी क्या करते हैं कि उसके भाई की लोकेशन चेक करते हैं। लेकिन वो जो बहुत शातिर था वो क्या करता था कि वो एक लोकेशन पर एग्जैक्टली ठीक नहीं रहता था, वो अपने मोबाइल को बंद किए हुए रहता था। लेकिन उसका एक दिन दिमाग खटका और सोचा कि हम इसका सिम निकाल कर तोड़ कर बिक देते हैं। वो सिम निकाल कर अपने मोबाइल से उस नंबर को तोड़ कर बिक देता है। लेकिन उसका एक गलती था कि उसने क्या किया कि अपने उसी मोबाइल में दूसरा सिम डाल देता और मोबाइल उसी रहता है, जिसके कारण उसकी सारी लोकेशन पुलिस ट्रैक करने लगती है। और पुलिस जब उसे ट्रैक करने लगती है तो वो देखता है कि कभी वो उड़ीसा जाता है और कभी वो बंगलोर, ऐसे करके उसका लोकेशन एक जगह एग्जैक्टली ठीक नहीं था। वो कोलकाता मतलब बंगाल कोलकाता में वो सिम अपना चेंज करता है और कभी वो भुवनेश्वर जाता है। तो पुलिस को मतलब कि एक एग्जैक्टली लोकेशन पता नहीं चलता। लेकिन तारीख 24 सितंबर को वो क्या करता है कि वो रात को अपने घर आता है उड़ीसा। उड़ीसा में उसका गांव का नाम बता दे तो भद्रक था, वो उड़ीसा के था। तो भद्रक गांव में वो वापस आता है रात को 10 बजे और उसके पास एक लैपटॉप और एक नया फ़ोन और कुछ दस्तावेज थे। वो गांव में आता है लेकिन उसकी माँ और उसके पिता को ये पूरी जानकारी पता नहीं थी। कि जानते थे कि एक महालक्ष्मी का मर्डर हो गया है, उसको टुकड़े में बांट दिया है, वो न्यूज़ के जरिए वो जान गए थे। लेकिन उसका खुद का बेटा ही क्या है वो नहीं जानते थे। वो क्या करते हैं, वो लड़का रात को खा कर सो जाता है, देखते हो उसके बाद सारे परिवार जो उसके माता पिता सब थे वो सो जाते हैं खा पी कर। वो क्या करता है सुबह 4 बजे उठकर वो पापा की स्कूटी लेता है और वो एक लैपटॉप और कुछ वो नोट्स लिखता है और वो वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर उसी गांव में 3-4 किलोमीटर दूर जाता है और वहीं पे एक पीपल का पेड़ के पास वो जाता है। पीपल के पेड़ के पास जाता है लेकिन सुबह 7 बजे की घटना है। जब कुछ लोग वहाँ से जा रहे थे तो देखते हैं कि एक आदमी जो फांसी का फंदा मतलब लटका हुआ है फांसी के फंदे पे, यानी एक आदमी लटका हुआ था, वो फांसी लगा लिया था। तो वो पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस वहाँ आती है तो किसी को मतलब पुलिस को भी ये पता नहीं था जब तक वो डायरी नहीं देखे थे, तब उसके पहले भी पुलिस को ये पता नहीं था कि आखिरकार इसने आत्महत्या की है या फिर इसका कोई हत्या किया है। तो पुलिस वाले भी छानबीन करने लगते हैं तो उसे एक नोट्स मिलती है। उस नोट से ये पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसने महालक्ष्मी का कत्ल किया है, यानी बेरहमी से मारा है और यहाँ आकर खुद आत्महत्या कर लेते। लेकिन पुलिस वाले तब तक ये जो बंगलोर के जो पुलिस वाले जो 3 गुट में थे वो जाकर वहाँ उसके गांव उड़ीसा में पहुँच जाते हैं। गांव जाने के बाद फिर पुलिस वाले उस नोट्स में देखते हैं तो उस नोट्स में लिखा था कि मैं मुक्ति रंजन दास, मैंने ही महालक्ष्मी का कत्ल किया है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसको किसी और से नाजायज़ संबंध थे, जिसके लिए मैं उसको बार बार मना करते रहता था कि तुम ऐसा मत करो। वो मुझ पर दबाव देते रहती थी कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैंने उसे 7 लाख रुपया और एक चैन दिया था
ऐसे ऐसे बात लिखे हुए थे। और उसका जो भाई है उसका भी ये कहना था कि जो मेरा भाई है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना करता है, और मेरा भाई भी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। वो जो लड़की महालक्ष्मी है वो कहती है कि मैं तुम्हें किडनैप के केस में अंदर कर दूंगी। और लिखा हुआ था कि मैंने उसे एक 2 सितंबर की रात में उससे बात करने के लिए गया और उसने मेरे पे हाथ उठा दिया और उसने कहा कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसे तेज माथा मतलब दीवार पटका, जिससे वो बेहोश हो गई। और मैं इतने गुस्से में था कि मैंने उसे गला घोंटकर वहीं पे मार दिया। और केस मैं इस सब से बचना चाहता था, जिसके लिए मैंने उसे लाश के टुकड़े कर दिए। मैंने एक वीडियो में देखा था जो साक्षी के साथ हुआ, तो मैंने भी यही किया था। और वहाँ मतलब छानबीन से ये भी पता चल रहा था कि वहाँ एक सूटकेस था जिसमें वो पूरे लाश के टुकड़े को ले जाना चाहा, लेकिन उसकी हिम्मत वहीं पे जवाब दे दी गई जब वो तेज उसकी मतलब शरीर के टुकड़े किया था। जब उसकी हिम्मत वहीं पे जवाब दे दिया तो वो सूटकेस छोड़कर वहीं से भाग जाता। और इसके बाद वो सॉरी वो जो मुक्ति रंजन था वो उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता। 25 सितंबर को ये पूरी घटना पता चलता है कि ये मुक्ति रंजन है जो आत्महत्या कर लेता है। क्राइम वीडियो बनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी की आत्मीयता को ठेस पहुंचाना और किसी को परेशान करना। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिएगा और सतर्क रहिएगा। जय हिंद।